एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स इन बायोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टेक्निक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन साइटोसॉलिक प्रोटीन्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं। Solubility is a function of ionic structure and pH of solution. Solubility किस पे डिपेंड होता है? आयोनिक स्ट्रक्चर और pH पे, pH ऑफ सोल्यूशन, इन पे डिपेंड करता है। टू प्रेसिपिटेट, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए सॉल्टिंग आउट करना होता है। किसके हेल्प से? अमोनियम सल्फेट। ओके, अमोनियम सल्फेट के हेल्प से सॉल्टिंग आउट करना होता है। ये कैसे काम करता है? कंपटीशन फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, कंपटीशन फॉर हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए कंपटीशन होता है। और ये जो हाइड्रेशन है ये मोर फेवरेबल होता है फॉर सॉल्ट देन प्रोटीन्स। तो ये जो हाइड्रेशन लेयर होता है, सपोज कि ये प्रोटीन है, इसके आजू बाजू में हाइड्रेशन लेयर प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही हम ये इसमें सॉल्ट डाल देते हैं तो ये H2O ये सॉल्ट के आजू बाजू चला जाता है रादर देन द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन सभी डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं वाटर के साथ, बल्कि सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है, तो प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले प्रोटीन सोल्यूशन लेते हैं इन आइस कोल्ड बीकर इन मैग्नेटिक बीड्स। आइस ट्रे पे रखते हैं। ये आइस पे इसलिए काम होता है ताकि डिग्रेडेशन ना हो जाए प्रोटीन का। पुट ऑन मैग्नेटिक स्टरर। स्लो एडिशन of NH4 whole 2 SO4 ammonium sulfate, 1 hour on stirrer for precipitation on ice। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा at 10,000 G for 15 minutes at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पेलेट मिलेगा। पेलेट जो मिलेगा उसमें प्रोटीन्स होता है। तो ऐसे प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करवाया जाता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं जो कि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है साइज एक्सक्लूशन, जिसको जेल फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। मेनली ये मेन 3 टाइप्स के होते हैं, और भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइज एक्सक्लूशन, एफिनिटी। दूसरा डिस्कस करेंगे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और तीसरा डिस्कस हम करेंगे आयन एक्सचेंज। और बाकी भी क्या क्या होते हैं? थिन लेड, पेपर और
HPLC, ये भी होते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, जिसको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। साइज ऑफ प्रोटीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, कॉलम जो होता है क्रोमेटोग्राफी का, ऐसा एक कॉलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बीड्स प्रेजेंट होते हैं, पैक्ड होते हैं बीड्स से, और इसके अंदर हम डालते हैं ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सॉलिड फेज, और इसके अंदर हम एक लिक्विड फेज डालते हैं जिसके साथ मिक्स्ड होता है हमारा जिसको हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो फिर हम बोल सकते हैं सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स, जिसको हमें सेपरेट करना है। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक है, सेपरेट कर सकते हैं हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में, एक सोल्यूशन में। एक सोल्यूशन हो सकता है, हम यहाँ पे बेटर लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में सपोज बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, उनको अगर सेपरेट करना है तो फिर हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ऑलराइट। तो जो कॉलम होता है इस पे पोरस मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सॉलिड फेज है, ताकि प्रोटीन्स इसमें डिफ्यूज कर सके। जितने स्मॉल प्रोटीन होगा, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी आप क्या बोलते हैं मतलब क्रोमेटोग्राफी में आप कुछ भी सब्सटेंस को आप सेपरेट कर सकते हो, सिर्फ प्रोटीन नहीं, लेकिन प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैं प्रोटीन लेके बोल रही हूँ, बट इसमें कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। स्मॉल प्रोटीन जो होता है वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं, एंटेंगल्ड इन मैट्रिक्स, देयरफॉर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ठीक है, लार्जर प्रोटीन्स जो होती है वो पास कर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं वो जो बीड्स मैंने बोले थे पोरस मैट्रिक्स, उसके अंदर जाके घुस जाता है, तो फिर उसको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो लार्ज होते हैं वो उन पोर्स के अंदर नहीं घुसते हैं, इसलिए वो सीधा निकल जाते हैं। सपोज कि ऐसे करके पोर्स है, ठीक है, जो स्मॉल प्रोटीन होंगे, सपोज कि ऐसे जो स्मॉल प्रोटीन्स है वो एक बार यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे करके पास होंगे, लेकिन जो लार्ज साइज प्रोटीन्स है वो ये गैप्स के थ्रू से पास हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी पास होते हैं लार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, पास इजीली। तो क्या होता है कि लार्जर प्रोटीन्स जो है वो फास्ट निकल जाते हैं, और स्लोअर जो छोटे प्रोटीन्स होते हैं वो स्लोली पास करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लार्जर प्रोटीन्स, लार्जर, नेक्स्ट स्मॉलर। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन, साइज के ऊपर डिपेंड करके होता है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में, जो कि है एफिनिटी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो सॉलिड फेज होता है, इसमें सॉलिड फेज में बेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बेट मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसी चीजें जो कि लियोर करेंगे जो जिस चीज को हम पास करवाने वाले हैं। तो बेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि इनहिबिटर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोफैक्टर्स एटसेट्रा, जिनका एफिनिटी हो फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये हम लिपिड में ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक बार पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। लेक्टिन्स दे के रखते थे सॉलिड फेज में, और उसके अंदर से हम लोग इनसाइड आउट और राइट साइड आउट
जो वेसिकल्स होते थे उनको पास करवाते थे, जिसके हेल्प से क्या होता था, जो आउट राइट साइड आउट है उसके बाहर तो कार्बोहाइड्रेट्स रहता था जो कि लेक्टिन के साथ बाइंड कर जाता था, और सबसे पहले निकल आते थे हमारे जो इनसाइड आउट वेसिकल्स थे वो। तो उस वहाँ पे हमने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज़ करी थी। तो यहाँ पे सॉलिड फेस ऐसा होता है, वहाँ पे लेक्टिन था एक बेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सोल्यूशन पास होगा विद द कॉलम, बेट मॉलिक्यूल्स हिंडर, ये जो बेट मॉलिक्यूल्स हैं वो हिंडर करते हैं मूवमेंट को, ठीक है। तो जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले निकल आते हैं, इस वे में सेपरेशन होता है। और थर्ड टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें सॉलिड फेज चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सोल्यूशन जो होता है, मतलब सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स जिसको हमें सेपरेट करना है वो भी चार्ज्ड होते हैं, वो भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मतलब अगर पॉजिटिव है मेरा सोल्यूशन का जो जो स्पीशीज में सेपरेट करना है, तो हमें जो सॉलिड फेस यूज़ करना पड़ेगा वो नेगेटिव यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वे में काम करेगा। तो व्हेन पासिंग थ्रू सॉलिड फेस पॉजिटिव हुआ तो सोल्यूशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सपोज दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव कम्स आउट फर्स्ट, राइट। उसके बाद अगर हम लोग इसका पीएच वगैरह चेंज करके अगर सॉलिड फेस को हम पॉजिटिव ना रहने दें तो उसके बाद नेगेटिव वाला मॉलिक्यूल भी निकल आएगा। और अगर सॉलिड फेस नेगेटिव हुआ और सोल्यूशन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव कम्स आउट फर्स्ट और पॉजिटिव का मूवमेंट हिंडर्ड होगा। द चार्ज ऑन सोल्यूशन मॉलिक्यूल्स इज डिपेंडेंट ऑन पीएच ऑफ द बफर, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग पीएच, इसके बाद सपोज सबसे पहले मुझे यहाँ पे नेगेटिव मिल गया, लेकिन अभी मुझे पॉजिटिव भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पीएच अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो फिर ये पॉजिटिव नहीं रहेगा तो निकल आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हम थर्ड प्रोसेस में जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी हो गया, अभी हम आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यूवी स्पेक पढ़ेंगे सबसे पहले। यूवी स्पेक क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं एक बार प्रोटीन्स में। एरोमेटिक रिंग्स ऑन प्रोटीन्स अब्जॉर्ब करते हैं यूवी लाइट एट अब्जॉर्बेंस, जो कि मैक्स होता है क्या, 280 नैनोमीटर, राइट। ट्रिप्टोफैन का टीआरपी का होता है 280 नैनोमीटर, टायरोसिन का होता है 270 नैनोमीटर, और फिनाइलएलानिन का होता है 254 नैनोमीटर। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं उनका होता है 205 नैनोमीटर। तो अब्जॉर्बेंस टेकन एट 280 एंड 260 नैनोमीटर। तो ये 260 नैनोमीटर क्या शो करते हैं, क्यों लेते हैं, टू अवॉइड इंटरफेरेंस बाय न्यूक्लिक एसिड्स के साथ इंटरफेरेंस ना हो इसीलिए लेते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन mg/ml वो होता है 1.55 इंटू एब्जॉर्बेंस ऑफ 280 माइनस 0.76 इंटू एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर, और concentration equals to absorbance of 280 नैनोमीटर
बाय एब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट। एब्जॉर्बेंट कोएफिशिएंट जो होता है फॉर BSA होता है 630 डाल्टन पर मोल पर सेंटीमीटर। बोवाइन का मतलब काऊ का, ह्यूमन, रैबिट IgG इसका होता है 138 OD, सॉरी वन सेकेंड, एक चीज़ मैं यहाँ पे गलत लिखी है, 63 OD होगा, 63 OD पर मोल, यहाँ पे होता है 138 OD पर मोलर पर सेंट। ठीक है, ओके। तो ये था यूवी स्पेक। अभी हम आते हैं फोर्थ प्रोसेस पे जो कि है कॉलोरीमेट्रिक प्रोसेस, सॉरी कॉलोरीमेट्रिक ऐसे, जिसमें हम देखेंगे ब्रैडफोर्ड ऐसे। इसमें क्या होता है कि एसिडिक कुमासी ब्रिलियंट ब्लू एब्जॉर्बेंस जो होता है, एसिडिक कुमासी ब्रिलियंट ब्लू यूज होता है और एब्जॉर्बेंस जो होता है वो शिफ्ट करता है फ्रॉम 465 नैनोमीटर टू 595 नैनोमीटर अपॉन बाइंडिंग टू प्रोटीन। ये जब एसिडिक कुमासी ब्लू बाइंड करता है प्रोटीन के साथ तो ये शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे कलर चेंज देखा जाता है। ठीक है, तो इसका अभी एब्जॉर्बेंस प्रिपेयर करा, मतलब स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कितना प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन था। तो ये इसको यूज करके, ये स्टैंडर्ड कर्व को यूज करके मेजर करके हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सैंपल्स मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम जरा देख लेते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेन एक डाई होता है जो कि ब्लू लाइट अब्सॉर्ब करता है, अब्सॉर्ब करता है 490 नैनोमीटर और इंटेंस येलो ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है 517 नैनोमीटर का। ठीक है, उसके बाद आता है रोडामिन जो कि येलो ग्रीन लाइट को अब्सॉर्ब करता है और डीप रेड फ्लोरेसेंस देता है 546 नैनोमीटर पे। और आता है फाइको एरिथ्रिन, ये भी रेड फ्लोरेसेंस देता है। तो इनके हेल्प से करा जाता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। क्या होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में? इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम सेल्स को डिफरेंट वे में कोट करते हैं, डिफरेंट डाई से कोट करते हैं और उसके बाद फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर, उसके नीचे देखा जाता है। और ये डिफरेंट टाइप के ये जो डाइज है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके हमें डिफरेंट क्या बोलते हैं कि हम सेल को डिफरेंट फ्लोरेसेंस के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, उसी को बोलते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस। और ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्यों होता है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डाइज होते हैं ये बाउंड रहता है विद मतलब ये बाउंड होता है टू द रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स इन द सेल विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ऑलराइट, तो कोई सेल का कोई पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल है उसके साथ कोई एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा और उस एंटीबॉडी के साथ बाउंड रहता है ये डाइज, इसीलिए बोलते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ओके, इसके बाद हम आते हैं
ये 5th हुआ। 6th आते हैं फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है, ओके। फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है? इसमें मेजर करा जाता है या फिर डिटेक्ट करा जाता है फिजिकल एंड केमिकल properties of a population of cells or particles, ठीक है। इसमें क्या करता है, क्या करा जाता है? एक सैंपल में सेल्स प्रेजेंट होता है, एक सैंपल में सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, और या फिर पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो कि एक फ्लूइड में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, और ये इंजेक्ट किया जाता है इनटू फ्लो साइटोमीटर। ये सैंपल क्या करता है? द सैंपल इज फोकस्ड, मतलब ये अलाउ करेगा वन सेल एट अ टाइम थ्रू अ लेजर बीम। क्या होगा? ये जो फ्लो साइटोमीटर है, ये वन सेल एट अ टाइम पास करवाएगा थ्रू अ लेजर बीम, ठीक है, लेजर बीम के थ्रू से पास करवाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? लाइट स्कैटर होगा, तो इस वे में। और कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं वो फ्लूरोसेंटली मार्क भी करे जाते हैं फ्लूरोसेंट डाई से, तो एक लाइट भी एमिट होता है, जिसके वजह से वेवलेंथ भी मेजर्ड हो सकते हैं। तो ये इसके हेल्प से क्या क्या हो सकता है? सेल काउंटिंग, सेल सॉर्टिंग, कौन सा सेल किस टाइप का है वेवलेंथ देख के हम लोग समझ सकते हैं। फिर सेल का कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन डिटर्मिनेशन, डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर बायोमार्कर का डिटेक्शन, एटसेट्रा, कैंसर डिटर्मिनेशन, ये सब करा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एलाइजा पे। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा हमने, मुझे जितना याद आ रहा है कि हमने डिस्कस करा हुआ है इन इम्यूनोलॉजी। एक सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर करा हुआ है तो फिर हम यहाँ पे टोटली डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस नहीं करा है हमने शायद से। मैं एक बार अभी बोल देती हूँ।
ओके तो एलाइसा क्या होता है बेसिकली, ये एक इम्यूनोब्लॉट टेक्निक है, ठीक है। एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री ऐसे है, एलाइसा प्लेट में करा जाता है और इसमें यूज ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडी होता है, ठीक है। जिस प्लेट पे करा जाता है उसको बोला जाता है माइक्रोटाइटर प्लेट। और एलाइजा जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, सपोज सैंपल है यहाँ पे मेरे, जिसके ऊपर हमने एंटीबॉडी डाला विथ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम कॉन्जुगेट होके रखा है। तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी के साथ, सॉरी एंटीजन के साथ एंजाइम बाउंड होगा, जिसके ऊपर सॉरी एंटीबॉडी बाउंड होगा और एंटीबॉडी के साथ एंजाइम लिंक्ड है। उसके बाद जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे उस एंजाइम का तो क्या होगा, रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, जो कि मोस्टली ऐसे रिएक्शन होते हैं जो जिसमें कलर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट एलाइजा सॉरी। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है, जो प्लेट होता है वो कोटेड होता है विथ एंटीबॉडी, जिसपे हम अभी एंटीजन डालते हैं। तो क्या होगा, एंटीबॉडी के साथ ये एंटीजन आ गया। अभी हम दूसरा एंटीबॉडी डालेंगे तो क्या होगा, ये था मेरा पहला एंटीबॉडी जिसके साथ ही एंटीजन बाइंड हुआ। अभी हम दूसरा एंटीबॉडी डालें, दूसरा एंटीबॉडी डालने के बाद अभी हम एक और एंटीबॉडी डालेंगे जो कि एंटीबॉडी है इस एंटीबॉडी का, सेकेंडरी जो एंटीबॉडी है, ये वाला जो एंटीबॉडी है, ब्लू कलर का जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का फिर से एंटीबॉडी डालेंगे, ठीक है। तो सपोज ये मैं दिखाती हूँ ग्रीन से, तो कैसा होगा, ये पहला एंटीबॉडी था मेरा जिसके साथ ये एंटीजन बाइंड हुआ, इसके साथ ये सेकेंड एंटीबॉडी बाइंड हुआ और फिर इसके साथ एक और एंटीबॉडी बाइंड हुआ। और ये जो सेकेंड वाला एंटीबॉडी था इसके साथ लगा हुआ था, ओ गॉड क्या हो रहा है, इसके साथ लगा हुआ था एंजाइम, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी हम डालेंगे इसमें सबस्ट्रेट, एंटीबॉडी विथ एंजाइम, तो हमें अभी रिएक्शन देखने को मिलेगी, कलर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा जो है वो इट्स वेरी सिमिलर टू रिया RIA जो प्रोसेस है, रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अनलेबल्ड एंटीबॉडी को इंक्यूबेट किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो क्या होगा, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इनको डाला जाता है, पुट इनटू एंटीजन कोटेड बेल, बेल्स को पहले से एंटीजन से कोट करा जाता है और उनमें ऐड करा जाता है ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है, प्लेट को वॉश करा जाता है, उसके बाद प्लेट को वॉश करा जाता है,
ताकि कोई अनबाउंड एंटीबॉडी प्रेजेंट ना हो। इसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला जाता है जिसके साथ कोई पर्टिकुलर एंजाइम लगा हुआ है, स्पेसिफिक टू द प्राइमरी एंटीबॉडी, स्पेसिफिक टू प्राइमरी एंटीबॉडी। और इस एंजाइम के साथ क्या होता है, एंजाइम, हमें पता है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके बाद सबस्ट्रेट ऐड करा जाता है और उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन होगा। यहाँ तक हमें पता है। उसके बाद रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, बाकी जो एलाइजा थे उसमें जितना ज़्यादा कलर चेंज हो रहा है उतना ही ज़्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जितना ज़्यादा कलर चेंज होगा उतना कम रिएक्शन है, क्योंकि जो अनबाउंड एंटीबॉडी है वो तो सारे वॉश आउट हो गए ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हुआ था वो तो अभी वापस से रिएक्शन नहीं करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ, तो वो वॉश आउट हो गए। ठीक है, सिर्फ बाकी कौन से रहे, वो एंटीबॉडीज बाकी रहे जो कि रिएक्शन कर पाए। मतलब कि 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, अनलेबल्ड एंटीबॉडी था और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी दिया गया था वो था अगेंस्ट द प्राइमरी एंटीबॉडी, राइट। लेकिन अभी अगर प्राइमरी एंटीबॉडी अगर रिएक्शन नहीं कर पाए एंटीजन के साथ तो क्या होगा कि वो सारे वॉश आउट हो जाएंगे। तो जितना कम मेरा एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स था, सॉरी जितना कम मेरा एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उतना ही कम मुझे सेकेंडरी एंटीबॉडी से वो बाइंड होंगे। तो फिर ऑलरेडी तो जो एंटीबॉडी थे वो एंटीजन के साथ बाइंड हो चुके थे, तो फिर वो अभी यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर सकते। जो प्लेट को कोट करके जो एंटीजन थे, एंटीबॉडी थे, उनके साथ बाइंड नहीं कर सकते वो एंटीबॉडी, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, ये एंटीजन के साथ तो वो बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वो बाइंड कर चुके हैं। तो जितना ज़्यादा एंटीबॉडी होगा मेरा इस वाले सोल्यूशन में उतना ही कम जितना ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होगा मेरा इस वाले सोल्यूशन में उतना ही कम एंटीबॉडी फ्री होगा, क्योंकि वो एंटीबॉडी तो यहाँ पे एंटीजन के साथ रिएक्ट कर चुका है। तो फिर ये जो एंटीबॉडी है उतना ही कम रिएक्ट करेगा इस एंटीजन के साथ। मतलब कि पहला जो मेरा सोल्यूशन था जिसमें एंटीजन था, मेरे सैंपल से एंटीजन था और एंटीबॉडी डाला था, अभी जितना ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही हमें लेस फ्री एंटीबॉडी मिलेगा। अभी जब हम इस सोल्यूशन को डालेंगे ऑन द प्लेट जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, नोन एंटीजन, ये हमें पता है कि कितना एंटीजन हम डाल रहे हैं, तब क्या होगा, ये जो कुछ एंटीबॉडी फ्री है वही सिर्फ इसके साथ रिएक्ट कर पाएंगे, बाकी सारे जो है वो अभी धुल जाएंगे। अभी हम वॉश करेंगे तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स था वो वॉश आउट हो गए और बहुत ही कम एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड हुए। और अभी सपोज कि ये एंटीजन इस वाले सैंपल में एंटीजन था ही नहीं, तो सारे ही एंटीबॉडी प्रेजेंट रहे, तो फिर सारे एंटीजन्स के साथ ये एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, राइट। वरना तो ये धुल जाएंगे। सपोज इसके साथ करा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ एक के साथ ही यहाँ पे बाउंड करा, क्योंकि बाकी तो सारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन के रखा है, तो फिर जो कोटेड वाले एंटीजन थे उसके साथ बाउंड नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये एंटीबॉडी के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे मतलब यहाँ पे अगर एंटीजन इसके सैंपल में सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट था, एंटीजन था ही नहीं, तो सारे एंटीबॉडी बाउंड हुए। अभी जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी देंगे तो ये वाले केस में क्या होगा, इस वाले प्लेट में क्या होगा, सिर्फ एक एंटीबॉडी का रिएक्शन मिलेगा और यहाँ पे इस वाले में तीनों एंटीबॉडी से हमें रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो फिर इसका इंटेंसिटी होगा हाई और इसका इंटेंसिटी होगा लो, लेकिन सबसे ज़्यादा एंटीजन एक्चुअली सैंपल में किसका प्रेजेंट था, इस पहले वाले का, और यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा होता है, जिसमें सैंपल में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है
एंटीजन प्रेजेंट होता है उसमें जो फ्लोरोसेंस या फिर आप बोल सकते हो कि रिएक्शन जो है वो लो देखने को मिलती है, और जिसमें एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है जिस सैंपल में, वहाँ पे जो रिएक्शन है वो हाई देखने को मिलती है। तो ये है हाँ, तो ये है एलाइजा। ऑलराइट, और एलिस्पॉट ऐसे होता है जो कि एक मॉडिफिकेशन होता है एलाइजा का ही, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं टू इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? पुलिंग डाउन ऑफ अ प्रोटीन यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। आफ्टर बाइंडिंग प्रोटीन जी और प्रोटीन ए, pulls antibody protein complex as they have high affinity for the proteins। इस पे क्या क्या लगता है? सेफेरोज बीड्स लगता है, बफर लगता है, पीबीएस लगता है, फॉस्फेट बफर सलाइन, और रोटरी शेकर, ठीक है। ओके, अभी हम एक बार देख लेते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे भी वैसा ही होता है जैसे मैंने बोला था आप लोगों को। 1 सेकेंड, तो देखिए क्या होता है रेडियो इम्यूनो एसे। तो एंटीबॉडी होता है, एंटीजन, एंटीजन और रेडियो लेबल्ड एंटीजन, नॉर्मल एंटीजन और रेडियो लेबल्ड एंटीजन, इनका मिक्स को बनाते हैं एंड रिएक्ट करने देते हैं। तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? हमें मिलेगा 2 टाइप के एंटीबॉडी प्लस एंटीजन, एक मिलेगा, और एक मिलेगा एंटीबॉडी प्लस रेडियो लेबल्ड एंटीजन, ठीक है। जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, उतना कम हमारा एक्चुअल एंटीजन है। मतलब यहाँ पे भी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एलाइजा का जैसा ही है। अगर रेडियो लेबल्ड एंटीजन जो है वो मेरा नोन एंटीजन है, कितना मैं डाल रही हूँ उतना पता है हमें। तो अगर सारे के सारे एंटीबॉडी अगर रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी के एंटीजन के साथ ही रिएक्ट कर गए तो फिर हमारे सैंपल में नॉर्मल एंटीजन, जो कि सपोज कि हमारे किसी सैंपल से लिया हुआ है, सपोज का म्यूकस सैंपल या फिर ऐसे में, तो फिर हम देखेंगे कि उसमें एंटीजन है ही नहीं, मतलब वो इन्फेक्शन उसमें है ही नहीं। अगर हम तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो फिर बहुत ज़्यादा हमें रेडियो लेबल्ड एंटीजन मिलेगा, मतलब रेडियो एक्टिविटी हमें बहुत हाई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर रेडियो एक्टिविटी बहुत लो हुआ तो क्या होगा? तो उसका मतलब ये है कि ये जो एंटीबॉडी है उसका ज़्यादा एफिनिटी तो है नॉर्मल एंटीजन के साथ, तो उसके साथ बाउंड हुआ है, मतलब उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता है रिया। अभी हम आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। ओके, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम 2 टाइप्स देखेंगे। एक है एसडीएस पेज, दूसरा है एगारोस जेल। एक है एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या लगता है? एक तो सैंपल के साइज, चार्ज, शेप के ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, साइज, चार्ज, शेप। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और बफर लगता है, राइट? डिफरेंट बफर्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं SDS पेज। SDS का मतलब क्या होता है? सोडियम डोडेसिल सल्फेट, और पेज का मतलब पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। SDS का फंक्शन क्या होता है मेनली? SDS डीनेचर करता है प्रोटीन को और यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता है। मतलब एक बार डीनेचर कर दिया, उसके बाद यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज अगर दे दिया उसको डीनेचर करने के बाद, तो वो डीनेचर नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये होता है SDS का काम। अभी ये जो SDS पेज है, पेज मतलब पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? तो इसमें हम लोग एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड यूज करते हैं। एक्रिलामाइड एंड बिसएक्रिलामाइड यूज करते हैं। और ये एक मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड, विद द हेल्प ऑफ टेमेड एंड APS, ठीक है? जो अमोनियम परसल्फेट या फिर APS जो होता है वो हेल्प करता है पॉलीमराइजेशन में। क्या करता है? APS जो होता है वो डिसोशिएट करता है वाटर में, इन वाटर, और फॉर्म करता है SO4 माइनस रेडिकल। रेडिकल फॉर्म करा जो एक्रिलामाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक्रिलामाइड रेडिकल बनाएगा, जो फिर से एक और एक्रिलामाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से एक और एक्रिलामाइड रेडिकल बनाएगा। इस वे में एक्रिलामाइड चेन बन जाएगा, ठीक है? रेडिकल्स का चेन, ऐसे करके चेन फॉर्म करते रहेंगे। तो अभी ये जो एक्रिलामाइड चेन जब बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके साथ सपोज ये एक्रिलामाइड का चेन ऐसे ऐसे बनता रहा, ठीक है? उसके साथ बिसएक्रिलामाइड क्रॉस लिंकिंग करवाएंगे, ठीक है? बिसएक्रिलामाइड का काम होता है क्रॉस लिंकिंग करवाना, और टेमेट क्या करता है? इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, ठीक है? ओके। अभी उस सॉल्यूशन में ग्लाइसिन भी ऐड करा जाता है, ठीक है? ग्लाइसिन भी ऐड करा जाता है ट्रिस ग्लाइसिन के फॉर्म में। क्यों? ये जो ग्लाइसिन होता है, इसका फंक्शन जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा जेल को। जो जेल होता है ना, ऐसे करके वेल्स होते हैं, और ये जेल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है स्टैकिंग जेल, दूसरा होता है सेपरेटिंग। स्टैकिंग जेल जो होता है उसमें लार्ज पोर साइज होता है, और सेपरेटिंग में स्मॉल पोर साइज होता है। ये जो स्टैकिंग जेल है, इसमें ट्रिस HCl बफर यूज किया जाता है, जिसका pH होता है 6.8, और सेपरेटिंग जेल में ट्रिस HCl का pH होता है 8.8, ठीक है? और ये ट्रिस HCl से Cl माइनस आयन भी प्रोड्यूस्ड होता है। अभी क्या होता है? ये स्टैकिंग जेल में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं एक सोल्यूशन में। सपोज ये एक वेल है, इस एक वेल में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, इनको एक स्ट्रैंड में स्टैक करा जाता है, ठीक है? और सेपरेटिंग जेल में क्या करा जाएगा? हर एक प्रोटीन को सेपरेट करा जाएगा इन सेपरेटिंग जेल।
ठीक है, अभी यहाँ पे एक टैंक प्रेजेंट होता है जिसमें बफर रहता है। क्या बफर रहता है? उस बफर में ट्रिस ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। रनिंग बफर जिसमें प्रेजेंट होता है ट्रिस ग्लाइसिन, जिसका पीएच होता है 8.3। ठीक है, अभी ये जो ट्रिस ग्लाइसिन में जो ग्लाइसिन है वो एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि पीआई ऑफ ग्लाइसिन से ऊपर है, अबव पीआई ऑफ ग्लाइसिन होता है, इस पीएच 8.3 है और पीआई होता है ग्लाइसिन का 6.06। ठीक है, तो 8.3 होता है, अगर पीएच 8.3 है तो देयरफॉर ग्लाइसिन होगा एनायनिक। ठीक है, ग्लाइसिन होगा एनायनिक क्योंकि डीप्रोटोनेशन होगा, तो एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एनायन में प्रेजेंट है, तो स्टैकिंग जेल में अब क्या होगा? स्टैकिंग जेल में क्या होगा? स्टैकिंग जेल का पीएच होता है 6.8 विच इज क्लोज टू पीआई ऑफ ग्लाइसिन। 6.06 होता है पीआई ऑफ ग्लाइसिन, उसके करीब है। तो क्या होगा? इन द स्टैकिंग जेल ग्लाइसिन विल मूव स्लोली, क्योंकि हमें पता है पीआई पे अगर ग्लाइसिन आ गया, अगर पीएच इक्वल्स टू पीआई हो जाता है तो फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन तो नहीं होगा क्योंकि पीएच 6.8 है, पीआई से थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसका मूवमेंट स्लो ज़रूर हो जाएगा, तो ग्लाइसिन स्लोली मूव करेगा। प्रोटीन भी स्लो मूव करेगा बट फास्टर देन ग्लाइसिन। और Cl माइनस क्या होगा? Cl माइनस भी तो प्रेजेंट है, Cl माइनस का क्या होगा? मूव फास्टेस्ट, क्योंकि इस पे तो ये तो एक आयन है ना, इस पे कोई ये सारी चीज़ों का, ये पीआई वगैरह का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा? सबसे फास्ट मूव करेगा Cl माइनस, बीच में होगा प्रोटीन और उसके बाद होगा ग्लाइसिन। तो क्या हो रहा है? ये जो प्रोटीन है वो सैंडविच हो रहा है, सैंडविच बिटवीन ग्लाइसिन एंड क्लोरीन माइनस, Cl माइनस। तो इस वे में वो स्टैक हो जाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अभी इन सेपरेटिंग जेल में क्या हो रहा है? सेपरेटिंग जेल का पीएच है 8.8 विच इज हायर देन इवन द पीएच ऑफ रनिंग बफर। 8.8 है, तो ग्लाइसिन जो है वो अभी फास्ट मूव करेगा देन प्रोटीन। तो सबसे फास्ट मूव करेगा क्लोरीन, उसके बाद ग्लाइसिन और उसके बाद आ जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन मूव्स स्लोएस्ट एंड thus is separated। और ऊपर से इसका पोर जो होता है वो बहुत छोटा होता है ना, सेपरेटिंग जेल का पोर साइज छोटा होता है, तो धीरे धीरे सेपरेट हो जाता है। Give me 1 second guys।
ओके, तो ये था बेसिक फेनोमेनन ऑफ एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी हम छोटा करके एगारोस जेल का भी देख लेते हैं। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज हो सकता है फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, लेकिन बिकॉज एगारोस जेल का जो पोर साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, इसलिए सिर्फ कुछ लार्ज साइज प्रोटीन्स ही इसमें हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नॉट ऑल प्रोटीन्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। एंड इन जो पेज होता है उसमें भी हम न्यूक्लिक एसिड हम लोग उसमें भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका पोर साइज इतना छोटा है कि पूरा बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल या फिर बड़ा न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल उससे पास नहीं होगा। तो उसमें हम लोग सिर्फ कभी कभार कुछ स्मॉल साइज के जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है इसका भी जो प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है इट इज़ वेरी सिमिलर टू एक्रिलामाइड सेपरेशन। ओके, एक्रिलामाइड में जैसे होता है बिल्कुल उसी वे में होता है, लेकिन 1 सेकेंड मुझे एक चीज़ चेक कर लेने दीजिए। ओके, यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होता है, एगारोस जो होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है किसका, हमें पता है डी गैलेक्टोज प्लस 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज, ठीक है। तो जब इसको हम बॉयल करते हैं तो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड्स उसका डिसरप्ट हो जाता है, और फिर जब कूल करते हैं, कूल करने के बाद क्या हो जाता है, फिर से इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स बन जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग फिर से हो जाती है, ठीक है। ऑलराइट, क्या क्या यूज्ड होता है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो मेनली हॉराइजॉन्टली होता है, और पेज जो होता है वो नॉर्मली वर्टिकल मोड में करा जाता है, ठीक है। इसमें टीएई बफर यूज होता है, ट्रीस एसीटेट ईडीटीए, ठीक है। ईडीटीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। कभी कभी टीबीई भी यूज होता है, ट्रीस बोरेट ईडीटीए। कभी कभी एलबी भी यूज होता है, लिथियम बोरेट। कभी कभी टीपीई भी यूज होता है, ट्राइफॉस्फेट ईडीटीए। तो क्या होता है, टीएई सबसे ज़्यादा यूज होता है, ट्रीस एसीटेट ईडीटीए, फिर होता है टीबीए ट्रीस बोरेट ईडीटीए, एलबी लिथियम बोरेट, और टीपीई ट्रीस फॉस्फेट ईडीटीए। ऑलराइट, कॉमन स्टेन्स जो यूज्ड होते हैं, एक होता है इथिडियम ब्रोमाइड ईटीबीआर, फिर SYBR गोल्ड, SYBR ग्रीन, ओके। फिर ये दे देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ईवा ग्रीन, ठीक है। ये सब यूज्ड होते हैं, ओके। अभी इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, डिटर्मिनिंग डीएनए साइज, डीएनए साइज को डिटर्मिन करने के लिए जीनोम मैपिंग, पीसीआर, पीसीआर प्रोडक्ट एनालाइज करने के लिए, पैटर्निटी टेस्टिंग, एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है,
हॉराइजॉन्टली प्लेस्ड होता है ऐसा एक जेल, और यहाँ पे एगारोस जेल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे कोम्ब से बेल्स बनाए जाते हैं, और इसमें सैंपल डाला जाता है जो कि मूव करता है इन द डायरेक्शन, 1 सेकेंड, जो कि मूव करता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, ऑल राइट। इसमें हमें नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटीन में नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो इसी के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ टेक्निक्स इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।